तो दोस्तों रेजिस्टेंस की कहानी को हम बढ़ाते हैं आगे और अब हम लोग बात करने वाले हैं जब हम किसी वायर को खींचेंगे तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इस इफेक्ट को पढ़ने के लिए हमें रेजिस्टेंस के डेंसिटी वाले फॉर्मूलाज देखना पड़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पहले वो देखते हैं और फिर बात करेंगे एक डेंसिटी के फॉर्मूले की और कलर कोडिंग की इस वीडियो के लास्ट में। तो अगर मुझसे कहा जाए कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड कैसे कर रहा है डेंसिटी पे, कई बार न्यूमेरिकल में बोला जाएगा वायर को खींचा उसका मास को सेम रखते हुए। अगर किसी वायर को आप खींचने की बातें कर रहे हैं इसका मतलब है कि उसका एरिया कम होगा। आपने अलग से वायर नहीं जोड़ा है। अगर अलग से वायर नहीं जोड़ा है तो उस केस में फिर क्या करें। तो देखो भाई, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। मुझे चाहिए है वॉल्यूम पिक्चर में, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम से ही मास अपॉन डेंसिटी लेकर आएंगे। तो मैंने क्या किया, L का मल्टीप्लाई और L का डिवाइड कर दिया। ये L का डिवाइड हुआ और ये L का मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया रो एल स्क्वायर। एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। अगर ये कंडक्टर है जिसका ये एरिया है और ये इसकी लेंथ है तो एरिया इंटू लेंथ विल बिकम वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम को आप लिख सकते हो, देखो मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है डेंसिटी। तो मास को अपन डेंसिटी को नीचे अगर यहां ले आए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो ये डेंसिटी चला गया ऊपर। तो ये जो फॉर्मूला है ये है आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मतलब एरिया नहीं है। अगर तुम किसी वायर को खींच रहे हो तो उसका मास कांस्टेंट रहेगा, एरिया कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो हम करें तो करें क्या, हम बोले एरिया भी कम हो रहा है, लेंथ भी, अरे यार इससे अच्छा एक पैरामीटर के बारे में सोचो और उसके लिए हमें यह फॉर्मूला मिला है। तो आज के बाद अगर तुम्हें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखना है जिसमें वो खींचने के बारे में बातें कर रहा है और लेंथ के बारे में बातें कर रहा है तो R इज इक्वल टू डेंसिटी रो एल स्क्वायर बाय एम, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अगर हमसे वो बोले कि वायर को ऐसा खींचा गया कि उसका एरिया हाफ हो गया, उसकी रेडियस हाफ हो गई, तो लेंथ के बारे में बात नहीं कर रहा, वो एरिया के बारे में बात कर रहा है। तो मैं क्या करता हूं, रो एल बाय ए में एरिया का मल्टीप्लाई और एरिया का डिवाइड कर देता हूं। जैसे ही मैंने एरिया का मल्टीप्लाई एरिया का डिवाइड किया, ये जो फॉर्मूला है ऊपर ये बन गया एरिया इंटू लेंथ यानी कि वॉल्यूम, और ये जो है नीचे हो गया ए स्क्वायर। अब वॉल्यूम को अपन क्या लिख देंगे, वॉल्यूम को अपन लिख देंगे मास अपॉन डेंसिटी। जैसे ही यहां पर लिखा मास अपॉन डेंसिटी, फॉर्मूला बन गया रो इंटू एम अपॉन डेंसिटी इंटू एरिया का स्क्वायर। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू मास अपॉन डेंसिटी इंटू एरिया का स्क्वायर। यानी अल्टीमेटली आपका जो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला है ये एरिया मास डेंसिटी के टर्म्स में आ गया। यहां पर ये लेंथ के टर्म्स में था, यहां पर एरिया है, मास डेंसिटी दोनों फॉर्मूले में कॉमन है। मगर अगर मैं आपसे कहूं वायर को खींचा, एरिया हाफ हो गया, कितना रेजिस्टेंस, तो उस केस में रेजिस्टेंस इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर। क्योंकि जब खींचते हैं तो लेंथ भी तो बढ़ती है और एरिया कम होता है। दोनों के इफेक्ट इस फॉर्मूले में देखेंगे, झिंगा लाला हो जाएगी जिंदगी, घूमना दिमाग चला जाएगा। इससे अच्छा तरीका क्या है अपने पास, इससे अच्छा तरीका अपने पास ये है कि अगर कभी वो बोले कि वायर को खींच रहा है और लेंथ की इंफॉर्मेशन दे, R इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। और अगर कोई आपको रेजिस्टेंस का बात करे और खींचने की बातें करे, मास कांस्टेंट रखने की बातें करे और एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला या रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस या यूं बोलूं बनते ही बनते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो अगर जो हमने पढ़ा है उसको समराइज करने की कोशिश करें, फाइनली जो देखा है हमने उसकी बातें में बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी लेंथ की इंफॉर्मेशन दी जाए और वायर को खींचा जाए तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर। अगर आपसे वो एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। अगर वो आपसे रेडियस के बारे में दे तो भाई क्या आप इस एरिया को पाई आर स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या?
पाई आर स्क्वायर। और अगर पाई आर स्क्वायर लिख रहे हो और एरिया का स्क्वायर है तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा ना, यहां पाई आर स्क्वायर रख दो तो ये स्क्वायर हो जाएगा मतलब r की पावर 4, या इसी चीज को अपन डायमीटर की पावर 4 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अगर न्यूमेरिकल डायमीटर के टर्म्स में दे दिया जाए तो यहां डायमीटर की पावर, क्योंकि रेडियस होती है d/2, या फिर डायमीटर की बात करें तो वो 2r होता है, तो 2 तो एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी में चला जाएगा। तो इसीलिए अगर रेडियस या डायमीटर की बातें करें तो ये वाला फॉर्मूला, आई थिंक जो हमने अभी तक पढ़ा था उसको समराइज किया है। जब भी वायर को स्ट्रेच किया जाए, मास कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, तो उस केस में ये सारे फॉर्मूले बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चंस और कलर कोडिंग पे जाने के पहले एक थोड़ा सा बेसिक और देने की इच्छा है मेरी, ताकि तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल्स आसान हो जाए। अगर वो बोले परसेंटेज चेंज, चाहे लेंथ में हो चाहे एरिया हो, मैंने लेंथ लेके तुम्हें समझा रहा हूं, अगर हमारा परसेंटेज चेंज इन लेंथ 5% से कम है तो हमारे जो पुराने वाले फॉर्मूले थे, मतलब जो अप्रोक्सीमेट वाले फॉर्मूले थे एरर के 11th क्लास के, बिल्कुल टेंशन मत लेना तुम, है ना। अभी तो फिलहाल जो बता रहा हूं वो सीखो। R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर अगर है, अगर परसेंटेज चेंज 5% से कम है या उसके बराबर है, इन दैट केस अगर आपसे कोई कहे R में परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो R का परसेंटेज चेंज L के परसेंटेज चेंज के बराबर होगा, बस पावर आगे आ जाती है, यानी 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ। मैंने बोला कि length is increased by 2%, resistance will be increased by 2 into 2 4%. Length is increased by 1%, resistance is increased by 1 into 2 यानी कि 2%. Length is increased by 0.1%, रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज बाय 2 इंटू 0.1 0.2%। तो ये डायरेक्ट आंसर आएगा अपने पास, क्यों? क्योंकि पावर आगे आ जाती है। एरिया के केस में भी ऐसा ही होगा, बस उल्टा चलेगा, यहां इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, एरिया के केस में एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, बस इससे ज्यादा नहीं होगा कुछ वेरिएशन। मगर ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फंडा तभी लगाना जब हमारा जो परसेंटेज चेंज हो वो कम हो। इसीलिए ये लोग बहुत सियाणे हैं, ये 10% या उससे ज्यादा भी दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर ज्यादा हुआ तो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अभी उठापटक चल रही है कि बाबा जी अगर हमें ज्यादा दे दिया तो हम क्या करेंगे, तो देखो भाई R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर है, तो अपन ने मान लिया R1 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी हटा दिया KL1 स्क्वायर। फिर वो बोलेगा परसेंटेज चेंज इन लेंथ 10% से बढ़ा दी, 5% से बढ़ा दी, 6% से बढ़ा दी, 5 तो नहीं, 5 से ज्यादा सही, 20% से बढ़ा दी, 100% से बढ़ा दी, तो नई लेंथ क्या हो जाएगी, R2 इज इक्वल टू KL2 स्क्वायर। L2 क्या हो जाएगा, पुरानी वाली लेंथ प्लस परसेंटेज इंक्रीज, जो भी है 10% से इंक्रीज किया तो 10/100 इंटू L1, कोई L1 में ऐड कर दो, उतने से बढ़ गई, ये हो जाएगा R2। फिर लगा दो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, R2 माइनस R1/R1 इंटू 100, ये आपके पास निकल कर आ गया है क्या, परसेंटेज चेंज। ये मैं दोनों यूज करके आपको सिखाऊंगा, न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा इस पर बेस्ड, बट पहले एक काम करो, इसका तुम ले लो स्क्रीन शॉट। इसके बाद अपने पास अब आता है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग क्या, देखो रेजिस्टेंस बहुत चावल के दाने बराबर होते हैं यार। मोबाइल के अंदर कितने सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं, आपके चार्जर के अंदर कितने सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं, खोल के देखोगे तो छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे दाने जैसे दिखेंगे, कुछ ऐसे दिखते हैं, बड़े बड़े थोड़े से दिख जाएं तो ये जो अपने पास रजिस्टेंस होते हैं, इनके केस में क्या होता है एक्चुअली में, यहां पर अपने पास कुछ बैंड्स बने होते हैं, 1 2 3 और एक और लास्ट में बना होता है 4th। इस तरह से हमारे पास 4 बैंड्स बने होते हैं किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर, 1 2 3 4। पहले वाले को हम बोलते हैं A, दूसरे को हम बोलते हैं B, तीसरे को हम बोलते हैं C और 4th वाले को अभी भूल जाओ। ये टॉलरेंस बताता है, क्या बताता है वो भूल जाते हैं। अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, A इंटू B इंटू 10 टू दी पावर C, मतलब कि अगर मुझसे रेजिस्टेंस के बारे में की वैल्यू निकलवाई जाए तो रेजिस्टेंस होगा A इंटू B, मत बोलना,
मैंने गलती से बोला, ए बी मतलब कि इंटीजर है ये। अगर a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो ये 2 इंटू 3 6 नहीं होगा, 2 3 23 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर c क्या हो जाएगा, लास्ट वाले की वैल्यू। अब आप बोलोगे बाबा जी एबीसी क्या है ये, तो एबीसी के लिए तो यार अपन एक काम करते हैं, पहले चलते हैं टेबल की तरफ जिससे कि अपन को एबीसी की वैल्यूज मिलेंगी, फिर अपन देखेंगे। देखो अगर पहला कलर आपके पास क्या हो जाए, ब्लैक, तो उसके लिए कोड होगा 0। अगर आपके पास फर्स्ट कलर ब्राउन हो तो ब्राउन के लिए कोड होगा 1। अगर आपके पास रेड है तो रेड के लिए होगा 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वॉयलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, एंड नाउ वी विल हैव लास्ट वन दैट इज व्हाइट, एंड फॉर व्हाइट इट इज 9। अब इसको याद कैसे करें, तो आपकी कई बुक्स में आपके कई टीचर्स ने आपको बताया होगा, पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, अपन आज देख लेते हैं। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये इसका कोड है। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी ब्लैक, बी ब्राउन, आर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो, ग्रेट का जी ग्रे ग्रीन, ब्रिटेन का बी ब्लू, वेरी का वी वॉयलेट, गुड का जी ग्रे, व्हाइट का डब्ल्यू व्हाइट। ये हमारे पास कोड है, याद रखना ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं होता। रेड का बी रॉय, आर तीसरे नंबर पे दिख रहा है मगर उसका कोड है 2। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। अब मैं तुमको बताता हूं फोर्थ बैंड की इंपॉर्टेंस। चलो तो पहले तुम्हें फोर्थ बैंड की इंपॉर्टेंस बताऊं। अगर ये फोर्थ बैंड, लास्ट वाला जो डी वाला बैंड है, अगर यहां पर है ही नहीं, नो कलर है ही नहीं, बैंड ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका जो वैल्यू है वो 20% तक चेंज हो सकती है। टॉलरेंस, वेरिएशन, मतलब कि आप मार्केट गए थे परचेस करने, 100 ओम मिला आपको 80 ओम है या फिर 120 ओम, इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। 80 से 120 के बीच में परसेंटेज वाइज कुछ भी वैल्यू निकल सकती है। अगर ये लास्ट वाला आपके पास सिल्वर है, अगर ये लास्ट वाला आपके पास सिल्वर है तो आपका टॉलरेंस आएगा ±10%। मतलब कि परचेस करने गए थे 100 ओम का, 100 ओम का 10% होता है 10, तो 100 - 10 से 100 + 10, 90 से 110 के बीच में कोई भी वैल्यू आपको मिल सकती है। अगर लास्ट वाला अपन देखें गोल्ड, तो वो हो जाता है ±5%। गोल्डन अगर कलर का बैंड है, ये मत सोचना गोल्ड है ना बेटा, ये 25 पैसे का एक मिलता है, मतलब अब तो तुम्हें 1 रुपए का मिल रहा होगा, 2 रुपए का बहुत से बहुत, इसीलिए ये मत सोचने लग जाना कि गोल्ड है तो निकाल लो खरोच के, है ना। 25 पैसे का रजिस्टर खरीद के लाए और उसमें से 100 रुपए का गोल्ड निकल गया, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, कंपनी है तो पागल है ना। तो गोल्डन कलर होगा वो, गोल्ड बोलते हैं, ±5% का, मतलब कि 95 से 105 के बीच में। अगर 100 ओम का था तो कोई भी वेरिएशन हो सकता है, मगर सबसे अच्छी बात इसके साथ ये है यहां पर कि गोल्ड में वेरिएशन कम है, गोल्डन अगर बैंड है तो, और हम चाहेंगे कि ऐसा ही हमको रेजिस्टेंस मिले। अब तो और भी हो गई हैं, बट ये हमारे सिलेबस में इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं, और इससे अच्छे कलर्स अब अपन को, मतलब कि एक्यूरेसी के साथ रेजिस्टेंस अपन को मार्केट में मिलने लग गए हैं। आई थिंक यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन द नेक्स्ट वन, एंड देन वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कलर कोडिंग, एंड देन वी विल मूव टू स्ट्रेचिंग ऑफ वायर न्यूमेरिकल्स अगेन। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। तो ये देखो यार, ये है अपने पास कलर कोडिंग पर बेस्ड एक क्वेश्चन। आपसे कहा गया व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रजिस्टर विच हैज अ बैंड ऑफ ब्राउन, ब्लैक एंड ब्राउन। ब्राउन ए पहला वाला, ए हो गया ब्राउन, ब्राउन का मतलब 1, ब्लैक बी यानी 0, सी फिर से ब्राउन यानी 1, और फॉर्मूला है ए बी इंटू 10 की पावर सी। ए हो गया 1, बी हो गया 0 इंटू 10 की पावर 0, यानी आंसर इज 10 ओम। क्योंकि फोर्थ बैंड दिया नहीं था और ऑप्शन में भी टॉलरेंस प्लस माइनस पे कोई बातें नहीं चल रही हैं, इसीलिए आंसर सीधे सीधे 10 ओम लगाएंगे, यानी ये हमारे पास इसका आंसर है। एक सिंपल क्वेश्चन जो कि हमने पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
आपसे कहा गया, ये फिगर दिखा हुआ है, आपसे कहा इसका रेजिस्टेंस बताओ। पहला कलर है व्हाइट, ए की वैल्यू हो गई व्हाइट, व्हाइट के लिए वैल्यू होती है 9 से स्टार्ट होना चाहिए रेजिस्टेंस। यार एक ही है रेजिस्टेंस की वैल्यू जो 9 से स्टार्ट हो रही है, बिना कुछ सोचे आंसर लग जाता है इसका। तो मतलब ऐसा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस दिए, बोर्ड भी ऐसे दे देगा, इसीलिए टेंशन फ्री होके रहो। इसके बाद ब्राउन, ब्राउन का हो गया 1, तो बी हो गया 1 इंटू सी, सी रेड, रेड के लिए होता है 2, तो ये आ जाएगा 91 इंटू 10 की पावर 2, या फिर 9.1 इंटू 10 की पावर 3, विच इज इक्वल टू 9.1 किलो ओम। सो योर आंसर इज 9.1 किलो ओम। तो ये हमारे पास कलर कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब हमने जो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर पर पढ़ा था उनकी तरफ मूव करेंगे, बट आई थिंक एक क्वेश्चन का तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना चाहिए। अगर जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं तुम्हें, अगर वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे यहां सीधे घुस गए हैं, तो ये अब तुम्हारे लिए बच्चों जैसा है। इफ अ 0.1% इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू स्ट्रेचिंग अ वायर, द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस 5% से कम है। तो मैंने क्या कहा था, मैंने आपको बहुत सिंपल लॉजिक सिखाया था एक, और वो ये था कि जब भी वेरिएशन 5% से कम हो, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज ट्वाइस इनटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ। यानी आपका आंसर यहां पर आ जाना चाहिए था 0.1 इंटू 2। बिना सॉल्व करे मैंने आपसे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, आपका आंसर आ चुका है 0.2%, बिकॉज ये जो वेरिएशन है दैट इज लेस देन 5%, उसमें अपन ये चला ले जाएंगे। ठीक है, सो आंसर इज 0.2%। जब भी कम हो वेरिएशन लेंथ, और आपने जब भी स्ट्रेच किया हो तभी ये लॉजिक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, When a piece of aluminium wire of finite length is drawn through a series of dies, मतलब कि खींच रहे हैं, सुनार लोग हैं, है ना, वो खींच रहे हैं उस वायर को, ठीक है, to reduce its diameter to half its original value, the resistance will become। देखो आपने उसको इतना खींचा कि पहले उसका डायमीटर अगर आपके पास d था, तो अब उसका नया वाला डायमीटर जो है वो हो चुका है d/2। तो अब आपसे ये कहा जाएगा पुराना रेजिस्टेंस और नए रेजिस्टेंस में रिलेशन बताओ, क्योंकि खींच रहे हो और आप एरिया लेंथ में रिलेशन नहीं, डायमीटर या रेडियस एक ही बात है ना, में रिलेशन दे रहे हो। तो मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस या डायमीटर टू द पावर 4। अब इस फॉर्मूले को लगा दो और आपका आंसर बहुत जल्दी से सामने आ जाएगा कि नया रेजिस्टेंस पुराने वाले का कितने टाइम्स हो गया। लगाओ, तो यहां पर दिख रहा है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर की पावर 4। R1/R2 इज इक्वल टू D2/D1 की पावर 4। D2 क्या है हमारे पास, D/2। D1 क्या है हमारे पास, D। मतलब कि नया वाला डायमीटर हाफ हो गया था, पहले वाला डायमीटर D मान लिया, D से D कैंसिल, 1/2 की पावर 4 1/16। पावर 4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, मगर एरिया जो होता है वो खुद πr स्क्वायर होता है, तो उसका भी स्क्वायर हो गया, तो पावर 4 है। और ये सिखाया था मैंने इसी वीडियो में। तो यह आंसर आ जाएगा नया वाला रेजिस्टेंस 16 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। ये हो गया इसका आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चंस बहुत आसानी से होंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह आया, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 20 ओम, इट इज सो स्ट्रेच्ड दैट द लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स द रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस विल बी। खींच दिया, लेंथ बढ़ा दी उसकी, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स बढ़ा दी। नया रेजिस्टेंस बताओ, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। जब भी रेजिस्टेंस को खींचेंगे तो R1/R2 क्या हो जाएगा आपके पास, L1/L2 का होल स्क्वायर। पहले वाला रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, 20 ओम। नया वाला आपको निकालना है, पुरानी वाली लेंथ L थी, नई वाली लेंथ 3 टाइम्स बढ़ा दी, 3L का स्क्वायर, L से L कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 20 120। सो R2 विल बी इक्वल टू 180 ओम। 9 इंटू 20 विल बिकम 180। सो द आंसर इज 180 ओम। जब भी वायर को खींचा जाए तो लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। खींचा है, खींचा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में तो आ रहा है, नहीं आ रहा, आना चाहिए, मजा आना चाहिए। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम, द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10%, द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। अच्छा चलो ठीक है,
पुराना वाला रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू के एल स्क्वायर, ठीक है, ये मान ले। नया वाला पुराना वाला रेजिस्टेंस लेंथ L थी, रेजिस्टेंस हो गया के एल स्क्वायर, के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो बदल नहीं रहा। इसके बाद नया वाला रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू के नया वाले लेंथ का स्क्वायर। अब नई वाली लेंथ कितनी है, नई वाली लेंथ है पुरानी वाली लेंथ प्लस 10% बढ़ा दिया, तो प्लस 10% ऑफ पुरानी वाली लेंथ, तो ये पुरानी वाली लेंथ थी L, 10% बढ़ा दिया तो 10/100 इंटू L, ये कैंसिल हो गया। ये नई लेंथ आ गई आपके पास कितनी, 1.1 L, 1.1 L, तो यानी कि ये L2 आ गया 1.1, 10% से बढ़ाया था तो 10% L ऐड कर दिया पुरानी वाली L लेंथ में, तो ये आ गया। तो नया रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा आपके पास, K इंटू 1.1 L का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो R2 इज इक्वल टू आ जाएगा K 1.1 का स्क्वायर 1.21 L स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर 1.21, 11 स्क्वायर इज 121, दो डॉट लगा दो, कहानी खत्म। ये 121 हो गया बाहर, 1.21 ये हो गया के एल स्क्वायर। के एल स्क्वायर क्या था, पुराना वाला रेजिस्टेंस कितना था, पहले वाला रेजिस्टेंस 10 ओम, 10 ओम था, तो ये आ जाएगा R2 इज इक्वल टू 1.21 इंटू 10, यानी कि R2 आ गया 12.1 ओम। 12.1 ओम इज नियरली 12 ओम के आसपास ही है, इसीलिए इसका आंसर अपने पास ये आएगा ए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन था। Next question. The masses of 3 wires of copper are in the ratio 1:3:5. मास का रेशो दिया हुआ है भाई, ये तो मास का रेशो पहली बार क्वेश्चन में मास का रेशो पिक्चर में आया है। ये हो गया मास का रेशो और ये लेंथ का रेशो दिया हुआ है। आपसे कहा गया है रेजिस्टेंसेस का रेशो क्या होगा। रेजिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला तुमने मास के और लेंथ के टर्म्स में देखा था, डेंसिटी वाले के टर्म, डेंसिटी भी थी ना जब मास और लेंथ आया था, तो देखो वो फॉर्मूला। तो देखो हमारा जो फॉर्मूला है जिसमें मास और लेंथ दोनों आते हो, वो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू रेजिस्टिविटी इंटू एल स्क्वायर बाय एम। ये हमने किया है, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाय एम, तो R1 इज टू R2 इज टू R3 इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय एम के है ना, तो L1 स्क्वायर अपॉन M1, L2 स्क्वायर अपॉन M2, L3 स्क्वायर अपॉन M3, क्योंकि एल स्क्वायर बाय एम के प्रोपोर्शनल है, मतलब लेंथ के स्क्वायर। तो लेंथ का रेशियो क्या दिया हुआ था आपको, 5:3:1, तो ये हो जाएगा 25:9:1 स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय मास 135, 1:3:5, 1:3:5, ये 9 3 से कैंसिल होगा, तो कितना मिलेगा आपको 3, तो आ रहा है 25:3:1/5, ये 1/5। बट अपन रेशियो में 1/5 ऐसा छोड़ेंगे नहीं, जब नहीं छोड़ेंगे तो फिर अपन क्या करेंगे, यहां 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 125 × 15:1। So answer is 125 × 15:1. The key of this question is this formula. If you know this formula, you can solve this question. L square by m के proportional था, अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो। Next, the length of a given cylindrical wire is increased by 100% due to the consequent decrease in diameter of the change in resistance of the wire will be. Change in resistance मांगा है, मगर ये ध्यान रखना चेंज इन लेंथ बहुत ज्यादा है 100%। डायमीटर को डिक्रीज करके मतलब स्ट्रेच करके करा होगा, लेंथ को स्ट्रेच करा, डायमीटर को डिक्रीज करा मतलब कि स्ट्रेच ही किया होगा, नहीं तो डायमीटर डिक्रीज नहीं होता, कट करके अगला लेंथ लगा देते। तो अब देखो इस केस में करते हैं सॉल्व, तुम भी करो मैं भी करता हूं। तो देखो यार यहां पर क्या हुआ, L1 मान लेते हैं पहले लेंथ, तो R1 हो गया K L1 स्क्वायर, नई लेंथ 100% बढ़ गई,
तो नई वाली लेंथ क्या हो जाएगी, के L1 तो थी प्लस 100% ऑफ L1, 100% बढ़ा दिया, 100% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा L1 प्लस L1। फिर से देखो, पुरानी लेंथ L1 थी, 100% बढ़ा दी, मतलब 100% और ऐड कर दो उसमें, परसेंटेज हटाएंगे 100/100 1, L1 प्लस L1 2L1, 2L1 का स्क्वायर 4L1, 4 को बाहर कर दो, के L1 स्क्वायर क्या था पहले ही हमारे पास R1, तो R2 हो जाएगा 4R1। और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला मैंने बताया था R2 माइनस R1 अपॉन R1। R2 कितना है 4R1, R1 कितना है R1 अपॉन R1 इंटू 100, R1 कॉमन होके कैंसिल, 4 माइनस 1 3, 300% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। वापस तो यार देखा तुमने, अपन ने चुटकियों में सॉल्व करे क्वेश्चंस जिसमें लेंथ खींचना था, कलर कोडिंग थी, दोनों चीजों को हमने इस वीडियो में एक साथ किया, उसकी प्रैक्टिस भी करी हम लोगों ने। और इसी तरह से अब नेक्स्ट में अपन लोग जाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ, बट वो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज़्यादा दिक्कत है तो 12th प्रो पर आ जाओ, बाकी चीज़ें तो यूट्यूब पर आ ही रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो।